चलिए बच्चों नमस्कार, मैं आर के राजा सर। आज आप लोगों को मैं फिर से 12th क्लास का बायोलॉजी लेकर के आया। जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं और साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस से अगर पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम इसी 2026 जो वर्ष आने वाला है इसी में होने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिया जाएगा। तो आप लोग अपने पढ़ाई का प्रिपरेशन किस ढंग से कर रहे हैं ये बहुत मैटर कर रहा है। अगर आप अपने पढ़ाई का तैयारी बहुत ही अगर बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा चीज़, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। अगर आपका तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है तो आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल सा सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन ला करके रह जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करें, वो भी नेशनल कोचिंग सेंटर की तरफ, जो कि आपको एप्लीकेशन पर पढ़ने का मौका देती है, प्लस लाइव क्लास, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, सारे चीज़ों पे आप अपना मेहनत कर सकते हैं और अपने 12th का जो एग्जाम है उसको बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप 10th में हैं तो भी आप नेशनल कोचिंग सेंटर से जुड़े, आप आर्ट्स सब्जेक्ट से 12th हैं तो भी आप नेशनल कोचिंग सेंटर से जुड़े। पूरे सब्जेक्ट का जानकारी आपको यहाँ मिलेगा, पूरे सब्जेक्ट का पढ़ाई करवाया जाएगा, चाहे आप 10th में हो, 12th आर्ट्स में हो, चाहे 12th साइंस में हो, पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल हम लोग जो आए हैं अभी जो इस वीडियो में आपको 12th का बायोलॉजी, जो कि पिछले दिन हम लोग पढ़ा चुके हैं, उसके जस्ट आगे। पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे आपको मालूम है? आपको हम फलेरिया रोग के बारे में पिछले दिन पढ़ाए थे, पिछले टॉपिक में। आज हम लोग उससे आगे चलने वाले हैं, एक नए रोगों के बारे में जानेंगे, उससे उसके रोकथाम के बारे में जानेंगे, उसके जो इलाज होता है उसके बारे में जानेंगे, और आप इस चैप्टर से पढ़ करके सबसे ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं 12th क्लास के बायोलॉजी में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन और आज का क्लास। तो चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने अभी जो दिख रहा होगा लैंगिक जनन और उसके द्वारा जो होने वाले संचारित रोग हैं, यानी उसके द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो, इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में एसटीडी कहते हैं। सेक्सुअल, देखिए कहीं लिखा है ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी, इसी को बोलते हैं एसटीडी, समझ रहे हैं? यानी लैंगिक जनन संचारित रोग। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जो चीज, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपके मन में भी विचार आएगा कि आखिर लैंगिक जनन संचारित रोग क्या होता है, इसको देखेंगे। तो यौन संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। यानी कि यौन संबंध के कारण जो रोग उत्पन्न हो जाए उसी रोग को क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग। या यहां पर देखिएगा लैंगिक जनन संचारित रोग भी इसी को कहते हैं। चलिए, ऐसे रोग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। अगर आपसे पूछता है कि लैंगिक जनन संचारित रोग किस कारण से होता है, ये किस कारण से होता है, तो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है, प्रोटोजोआ के कारण हो सकता है, यीस्ट के कारण हो सकता है, और ये सूक्ष्म जीवों के कारण भी हो सकता है। यानी सूक्ष्म जीव मतलब क्या? यही सब चीज, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट, यही सब चीज को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इसी कारण से यौन या बोले तो जनन संचारित रोग भी होता है। तो चलिए अब यहां पे हम लोग इसको जब समझ गए तो अब हमको ये जानना होगा कि यीस्ट जनित रोग कौन सा है, मतलब यीस्ट से होने वाला रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है, उसको क्या कहते हैं, उसके बाद फिर वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, उसको क्या कहते हैं। जो भी सूक्ष्म जीवों से होने वाले बोले तो लैंगिक जनन संचारित रोग है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं यौन, यहाँ पे जो यीस्ट है, इससे यीस्ट जनित रोग कौन कौन सा है, जो लैंगिक जनन संचारित रोग है उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। चलिए देखते हैं आखिर होता क्या है यीस्ट जनित रोग। तो कैंडिडा एल्बिंकिस, क्या लिखा हुआ है? कैंडिडा एल्बिकिंस, ये जो रोग है ये यीस्ट के संक्रमण से पुरुषों के सीसन के शिखर भाग में स्थित होता है।
यानी कि ग्लांस या मूड एवं स्त्रियों के बाह्य जननांगों में खुजलाहट होने लगती है, तो आप समझ जाइएगा कि ईस्ट जनित रोग है। यानी ये जो रोग है ये ईस्ट से उत्पन्न हुआ है। इसको आप फंगी भी कह सकते हैं। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, ईस्ट जनित रोग क्या है, कहीं लिखना हो या कोई पूछे तो आप इसको इस तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं कि जो कैंडिडा एल्बिकिंस नामक जो ईस्ट है उसके कारण संक्रमण रोग होता है पुरुषों में, और पुरुषों में जो होता है तो कहां होता है, उसके शीर्ष के शिखर भाग में स्थित होता है, ग्लांस या मूड में होता है, यानी कि बोले तो शिखर भाग यानी कि ग्लांस या मूड। और स्त्रियों में कहां होता है, तो स्त्रियों के बाह्य जननांगों में खुजलाहट होने लगती है, यानी कि ईस्ट संबंधित रोग उसमें हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समझते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। देखिएगा यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्रोटोजोआ जनित रोग। आप लोग जब जानते हैं कि प्रोटोजोआ जनित रोग मतलब ये रोग किस चीज से हुआ होगा, प्रोटोजोआ से। तो यहां पर देखिए ट्राइकोमोनास, क्या नाम है, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस, वैजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस द्वारा स्त्री के मूत्र जनन नालिकाओं में संक्रमण के कारण योनि से स्राव होते रहता है। ये किस कारण से होता है ये बीमारी, प्रोटोजोआ के कारण। समझ रहे हैं, यानी कि ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस इसके ये एक प्रोटोजोआ है, और इसके कारण क्या होता है, स्त्री के जो मूत्र जनन मार्ग होता है यानी नालिका उसको कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, और संक्रमण से क्या हो जाता है, योनि से स्राव होते रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ द्रव पदार्थ निकलते रहता है। तो आप समझ गए होंगे ये बीमारी किस कारण से होता है, प्रोटोजोआ के कारण। अब हम लोग चलते हैं बैक्टीरिया से होने वाला कौन कौन सा बीमारी है इसके बारे में। बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा क्या जनित रोग, यानी लैंगिक जनन या लैंगिक संचारित रोग। तो देखिएगा बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है उसके बारे में, बैक्टीरिया जनित रोग जो लैंगिक जनन से संबंधित है, उसमें है गोनोरिया, सिफिलिस। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताइए कि लैंगिक जनन संचारित रोग में बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको नाम ले लेना होगा गोनोरिया और सिफिलिस का, दोनों के बारे में आप लिख दीजिएगा कि हाँ ये दोनों होता है, तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में चाहे 2 जगह पूछ रहा है, चाहे एक ही जगह 3 को दे दिया और उसमें आपको इनमें से सभी, तो इनमें से सभी को टिक कर लीजिएगा। हालांकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि गोनोरिया और जो सिफिलिस है, ये जो गोनोरिया और सिफिलिस है ये बैक्टीरिया जनित रोग है, एसटीडी के अंतर्गत आता है, यानी सेक्सुअल ट्राइमिस्ट क्या बोलते हैं उसको, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है हम लोग ध्यान देने वाली बात है कि गोनोरिया, निसेरिया, जिसको गोनोरिया के कारण पुरुष की मूत्र नली एवं स्त्रियों के गर्भाशय की ग्रीवा एवं संक्रमित होती है। चलिए आप लोग अगर जान गए होंगे तो एसटीडी का फुल फॉर्म लिख करके कमेंट कीजिए। फिर से देखिएगा गोनोरिया यानी कि निसेरिया गोनोरिया, गोनोरिया का पूरा नाम निसेरिया गोनोरिया। इसके कारण क्या होता है, पुरुष की मूत्र नली एवं स्त्रियों के गर्भाशय की ग्रीवा क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, यानी डिजीज उसमें हो जाता है, बीमारी हो जाता है। किस कारण से, गोनोरिया। ये किससे होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से। समझ रहे बात को। अब सिफिलिस क्या होता है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा पर फुंसी निकल जाती है और इसी को सिफिलिस कहते हैं। यानी कि ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा पर फुंसी निकल जाती है, इसी को सिफिलिस कहते हैं। और ये भी बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा जानकारी। तो नेक्स्ट जानकारी के बारे में, नेक्स्ट चीज के बारे में जो विषाणु से होता है, वायरस रिलेटेड डिजीज, यानी कि विषाणु जनित जो रोग है उसको देखते हैं। विषाणु जनित जो रोग है वो इसमें 3 दिखाया गया है, एक तो हर्पिस, दूसरा मस्सा और तीसरा एड्स। एड्स सबसे खतरनाक बीमारी है, ठीक है। हर्पिस एक बीमारी है, दूसरा है मस्सा और तीसरा है एड्स। अब आपको इसमें जानकारी लेनी होगी कि आखिर हर्पिस क्या है, मस्सा क्या है और एड्स क्या है।
ये सब किस में आएगा? विषाणु जनित रोग में है। ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, यानी कि यौन संचारित रोग है। तो इसमें हम लोग देखेंगे हर्पिस के बारे में। तो हर्पिस रिफ्लेक्स वायरस के कारण बाह्य जननांगों पर अत्यधिक जलन युक्त छाले निकल जाते हैं। यानी हर्पिस एक ऐसा बीमारी है जो हर्पिस रिफ्लेक्स वायरस के कारण होता है। और इसके कारण होता है, तो होता क्या है ये तो समझ लीजिए। तो जो बाहरी हिस्सा है या बोले तो बाहरी जननांग है, उस पर क्या हो जाएगा? अत्यधिक जलन होगा। ठीक है, बाहरी जननांग पर क्या होगा? अत्यधिक जलन होगा और छाले निकलने लगेंगे। तो समझ जाइए कि आपको विषाणु से संबंधित रोग है और ये हर्पिस के कारण हुआ है। तो अपने आप को उसके बाद जानकारी हो जाएगा। उसके बाद मस्सा क्या होता है? आप लोग तो सुने होंगे बहुत पहले। तो ह्यूमन पैपिलोम, क्या? ह्यूमन पैपिलोम वायरस के कारण ये बीमारी होता है, ये संक्रमण होता है। क्या? मस्सा। क्यों होता है? ह्यूमन पैपिलोम वायरस के कारण संक्रमण से योनि में, वल्वा, सीसन में भी क्या होता है? मस्सा निकल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्सा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। पूछेगा मस्सा क्यों होता है, तो किस वायरस के कारण होता है? तो पैपिलोम वायरस के कारण मस्सा होता है। पूछेगा हर्पिस किस कारण से होता है, किस वायरस से? तो हर्पिस रिफ्लेक्स वायरस से होता है। अगला जो सब आप 10th में भी कितना बार पढ़े होंगे, 11th में भी, 12th में भी, सब जगह जानकारी मिलता है एड्स के बारे में। तो एड्स जो है HIV वायरस द्वारा संक्रमण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। HIV वायरस के कारण क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है। और संक्रमण, कौन सा संक्रमण? HIV वायरस के कारण होता है, तो एड्स। इससे शरीर के रोगी को क्या होता है? शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें क्या होता है? कमी आ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जो अभी आप लोग पढ़ रहे थे, ये था STD। STD मतलब क्या? अभी कितना बार हम ये चीज बोले? STD मतलब क्या? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहां कवक जनित रोग, जिसको आप लोग दाद कहते हैं या तो फिर रिंग वर्म कहते हैं। सुने होंगे दाद खाद खुजली, वही चीज दाद। ठीक है। दाद क्या है? तो दाद एक प्रकार का सामान्य संक्रामक रोग है। दाद क्या है? तो दाद एक प्रकार का सामान्य संक्रामक रोग है, यानी बीमारी है। इसे डर्मेटोफाइटोसिस, क्या लिखा हुआ? डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। तो रिंग वर्म का दूसरा नाम क्या है? जो अभी हम लोग रिंग वर्म के बारे में पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानकारी ले लीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जहां पढ़ा रहे थे वहां भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए रोग जनन। रोग जनन मतलब कवकों के 3 वंश हैं। कवक के कितने वंश हैं? 3। एक में है ट्राइकाफाइन। क्या नाम है? ट्राइकाफाइन। दूसरा है माइक्रोस्पोरम। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरम। और तीसरा है एपिडर्म कैटन। यानी कि जो रिंग वर्म होता है उसके बारे में तो आप जानकारी ले लिए, लेकिन अब रिंग वर्म यानी कवक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। तो कवकों के 3 गो वंश कौन कौन? एक में ट्राइकाफाइन, ठीक है, दूसरा माइक्रोस्पोरम और तीसरा एपिडर्म कैटन। ये 3 इसका वंश है कवक का। अब इन्हीं कवकों द्वारा दाद का संक्रमण होता है। यही सब कवक के द्वारा ही दाद का संक्रमण होता है, यानी बीमारी होता है। अब इसके आगे आपको जानकारी ये मिल रहा है कि इससे प्रभावित अंग कौन सा है। यानी कि दाद अगर होता है तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? फुल बॉडी में से कौन सा? तो त्वचा। यानी ये त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। कौन? रोग का संचरण। रोग का संचरण कैसे होता है? तो संक्रमित व्यक्ति के रोग प्रभाषित भाग, थोड़ा सा इसको ऊपर करने के बाद आपको क्लियर दिखेगा। देखिए यहां पे आपको देखना यह है कि रोग का संचरण कैसे होता है। तो संक्रमित व्यक्ति के रोग प्रभाषित भाग के संपर्क में आने एवं
संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं जैसे कंधा, तौलिया, रुमाल आदि के इस्तेमाल से होता है। यानी आपको ये चीज सीखना चाहिए कि कवक आखिर कैसे होता है। तो कवक होने का जो मूल चीजें हैं कि अगर आप किसी को पहले से फंगी हो चुका है यानी रिंग वार्म हो चुका है, दाद हो चुका है, तो वो कवक की वजह से होता है। तो वो जो कंधा पे मतलब अगर हो गया या कहीं भी हो गया, आप उसके मतलब आपके बॉडी से, हाथ से, कुछ भी चीजें से टच हो रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा कि अगर आप एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करते हैं, रुमाल इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको हो रखा है तो उसके द्वारा आप तक भी वो आ सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर देख लीजिए कि रोग का संचरण कैसे होता है, यानी रोग एक दूसरे में कैसे फैलता है। कौन सा रोग? तो दाद खाद खुजली आप पढ़े हैं, यही दाद रोग कैसे फैलता है। तो संक्रमित व्यक्ति के रोग प्रभाषित भाग के संपर्क में, यानी कि जो पहले से रोग हो चुका है जिस हिस्से में, और उस हिस्से में कोई दूसरा चीज सट रहा है, दूसरा अंग सट रहा है, हाथ सट रहा है, तो वो चीज मतलब क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। तो उस संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं से भी हो सकता है, जैसे जो लोग कंधा पर तौलिया रख लेते हैं या फिर तौलिया भी इस्तेमाल करते हैं, रुमाल इस्तेमाल करते हैं, तो वो जिस हिस्से पे हो रखा होता है, अगर उस हिस्से के द्वारा कोई भी चीजें यूज की जा रही हैं और वो फिर दूसरा लोग भी वही सामान यूज करे, जैसे तौलिया और या रुमाल या फिर गमछा, जो भी चीजें, तो उससे हो सकता है। तो इससे बचना चाहिए। अब इसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, दाद का सिम्टम्स क्या है? तो संक्रमण वाले स्थान पर क्या होता है जानते हैं हम? जिस स्थान पर अगर किसी को दाद हो रखा है तो वहां पर उसको क्या होगा? सिम्टम्स, लक्षण क्या होगा उसका जो लक्षण है वो होगा, वहां पे खुजली होता है। जहां पे दाद हो जाता है वहां पे क्या होता है? खुजली होते रहता है। सिरोवल्क यानी कि सिर की त्वचा का रूखापन, यानी कि जो सिर है उसके त्वचा पर क्या रहेगा? हमेशा रूखापन रहेगा। त्वचा का शुष्क होना, शुष्क मतलब क्या? सूख जाएगा, उसमें का नमी खत्म हो जाएगा। एवं त्वचा की पपड़ियां उतरने लगेगी, और त्वचा पर से क्या होता है? पपड़ी हटने लगता है। चलिए इसका एक और आप लोग को हम चीज बताएं। आप लोग के माथे यानी सिर पर बाल होगा, लेकिन आप लोग रुस्सी से परेशान होंगे। तो आज मैं आपको बता दूं कि आपके जो माथे में, सिर में रुस्सी हुए हैं, वो रुस्सी क्यों हुए हैं? आप जानते हैं इस बात को? आपका रुस्सी होने का मेन रीजन है कि आपके जो सर है उसमें कवक का कहीं ना कहीं घर है। अगर उस कवक को आप अपने सिर से हटा देंगे तो आपका ये परेशानी सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग प्रयास करेंगे इसमें। अभी अगर हम आपको आगे इसका निदान भी बताएंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहे रेगुलर। चलिए देखते हैं। तो आप सीख गए होंगे कि कवक के कारण ही दाद होता है, या फिर इसका जो लक्षण है कि त्वचा सूखा हुआ रहता है, वहां से पपड़ियां उतरने लगती हैं, ये सभी कवक के कारण ही होता है। तो यहाँ पे जो है देख लीजिएगा एक बार कि लक्षण क्या है, संक्रमण वाले स्थान पे क्या क्या होता है। तो खुजली होता है, सिरोवल्क यानी कि सिर की जो त्वचा है उसमें रूखापन आ जाएगा, त्वचा का शुष्क होना यानी सूख जाएगा, और उसके बाद त्वचा की पपड़ियां क्या होता है? उतरने लगता है। समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रिवेंशन यानी रोकथाम। ये रोकथाम के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दें तो संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तु से दूरी रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को दाद हो चुका है या फिर जो आपको रूसी टाइप का जो बोले वो हो चुका है, पपड़ियां उतर रही हैं, तो वो जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उस चीज को आप यूज ना करें। उसको यूज करने से आपको भी हो सकते हैं, तो आप इससे बच के रहें। उसके बाद आपको मैं दूसरा बता दूं, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है यानी बोले तो चर्म रोग विशेषज्ञ, यानी जो चमड़ा का इलाज, चमड़ा मतलब क्या, स्किन का जो इलाज करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप परामर्श लें और अपना इलाज करें। यानी कि मैं आपको डायरेक्ट कोई दवा तो नहीं बता सकता, क्योंकि दवा कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेनी चाहिए। तो आप डॉक्टर से एक बार सलाह लें और उसके बाद इसका सही इलाज करवाएं, ताकि समय पे इलाज हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट में आ गया आपको हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को जॉन्डिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस को क्या बोलते हैं? जॉन्डिस भी इसी को कहते हैं। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा इसमें और जानकारी दे दूं।
यहाँ पे जो हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, जिसको इंग्लिश में हेपेटाइटिस कहते हैं, लगभग सेम चीज है। यहाँ देखते हैं कि आखिर ये हेपेटाइटिस या जॉन्डिस होता क्या है। तो हेपेटाइटिस या जॉन्डिस यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है, जो हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछेगा, जॉन्डिस किस वायरस के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है? जॉन्डिस किस वायरस के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है? तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। कौन सा है रोग जो हेपेटाइटिस वायरस के कारण उत्पन्न होता है? जॉन्डिस। समझ गए? एकदम क्लियर। यह वायरस दूषित जल एवं भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश कर रक्त लार आदि को संक्रमित करते हैं। यानी कि यह जो वायरस है खराब पानी से होता है। अभी तक आपको इस चैप्टर में मैंने जितना डिजीज बताया, जितना बीमारी के बारे में चर्चा की, अधिकतर बीमारी जो है ना गंदा पानी और खराब भोजन की वजह से हो रहा है। रख रखाव सही ढंग से न होने के कारण, मक्खियों के बैठने के कारण, मच्छरों के बैठने के कारण ये सब बीमारी हो रहा है। और अधिकतर दूसरा किसी चीज से बहुत ही कम मात्रा में होता है। बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, यीस्ट, यही सब चीज से बीमारी हो रहा है। इस सब चीज पे इसमें आंखों का सफेद भाग पीला हो जाता है। आपका इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब देखेंगे, किसी को पहचानना चाहेंगे कि कैसे हम जाने कि इसको हेपेटाइटिस हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, आप लोग घर में भी सुने होंगे, तो आपका सबसे पहला जो ऑप्शन है अगर इसका आंख पीला पीला हो चुका है नहीं? तो इसमें आंखों का सफेद भाग जो होता है तो क्या हो जाएगा? पीला हो जाता है। समझे? मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा एवं कैसा? पीला हो जाएगा। गाढ़ा पीला मतलब क्या हो गया? हेपेटाइटिस। उसके बाद उसमें हल्का बुखार भी रहेगा, मतलब आप नॉर्मल नहीं रहेंगे, बुखार रहेगा, फीवर रहेगा। ठीक है? इससे सिर दर्द भी रहेगा। इससे क्या होगा? सिर दर्द भी रहेगा। मतलब आपको चार चीजों को समझना है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसका मुख्य जो लक्षण है, उसके शरीर में बुखार और बुखार के साथ सर दर्द। अधिकतर आदमी को बुखार के साथ सर दर्द होता भी है, बहुत आदमी को नहीं भी होता है, लेकिन ये दो चीजें होंगी। साथ में उसका मेन जो चीजें है, मूत्र का रंग पीला तो हो जाएगा, नॉर्मल लोगों को अभी पीला हो जाता है कभी कभी, लेकिन गाढ़ा पीला हो जाएगा एकदम। ठीक है? उसके बाद आंख भी जो ना, जो सफेद हिस्सा होता है आंख का, वो भी कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो इस बातों को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और इसमें आपको देखने वाली बात ये है, नोट में कुछ बात आपको बताया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। रक्त में बिलिरुबिन, क्या? बिलिरुबिन नामक पित्त का जो कण है, उसकी अधिक मात्रा के कारण रोगी के संपूर्ण शरीर एवं आंख में पीलापन आ जाता है। अब आपको ये चीजें जानकारी होनी चाहिए कि आदमी के यानी मनुष्य के शरीर में, यानी संपूर्ण शरीर में, ठीक ना, एवं आंखों में जो पीलापन आ जाता है वो क्यों आ जाता है? कभी इस पे सोचे हैं? जो हेपेटाइटिस या जॉन्डिस बीमारी होता है, उस टाइम आप देखे होंगे कि मनुष्य का आंख पीला हो गया, मूत्र पीला हो रहा है, पूरा शरीर पीला पड़ने लगा है। आखिर ये क्यों होता है पीला? कोई तो रीजन होगा। तो ये बिलिरुबिन नामक जो पित्त है, उसके कण का मात्रा जो है ना इसमें बढ़ जाता है शरीर में। किसका? बिलिरुबिन नामक पित्त होता है, उसका कण का मात्रा यानी वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण मूत्र का रंग, पूरे बॉडी का रंग, आंख का रंग, ये सब अधिक संभावना है कि पीला होने लगता है। तो आप समझ गए होंगे बात को। और ये सब किसमें होता है? हेपेटाइटिस या जॉन्डिस में होता है। चलिए अब हम आपको इसके आगे जो ले चलते हैं, आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था, कुछ देर पहले आपको मैंने क्या बताया था? जब आप लोग यहां तक समझ गए तो अब आपको समझने की बारी है नियंत्रण का, यानी कि जो हेपेटाइटिस है या फिर जो जॉन्डिस है, उसको हम लोग कैसे नियंत्रण कर सकेंगे, उसके नियंत्रण को देखिए, उसके नियंत्रण के बारे में जानेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नियंत्रण यानी कंट्रोल, यानी कि हम लोग जॉन्डिस को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए अधिक वसा, प्रोटीन युक्त भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि अगर आप ज्यादा तेलपक चीज खाते हैं मत खाइए, आप कोई ज्यादा प्रोटीन वाला चीज खाते हैं मत खाइए, अगर आपको जॉन्डिस हो गया है।
तो आपका जॉन्डिस जो है यानी हेपेटाइटिस है कंट्रोल में आने लगेगा। ठीक है, और उस सब चीज छोड़ने के बाद दूसरा भी इसमें कह रहे हैं कि इसके लिए मिर्च मसाला युक्त भोजन का त्याग कर देना चाहिए, यानी मिर्च मसाला युक्त जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसको खाना छोड़ दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप जो भी आपको हेपेटाइटिस यानी कि आपको ये जॉन्डिस नामक जो बीमारी हो गया है वो आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद इसके लिए रोगी को इंटरफेरॉन नामक सुई लगवानी चाहिए। अगर आपका बहुत ज्यादा हो चुका है, कंट्रोल से बाहर है, तो आप इंटरफेरॉन नामक जो सुई है उसको लगवाइए। आपका जॉन्डिस क्या होगा, कंट्रोल में आएगा, धीरे धीरे ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग इसका रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जॉन्डिस का रोकथाम कैसे किया जाए, यानी कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो इसके लिए व्यक्तिगत साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति को हो गया है या जो व्यक्ति को नहीं भी हुआ है लेकिन आगे नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपना शरीर का साफ सफाई, साथ ही साथ वातावरण जहां रह रहे हैं उस जगह का साफ सफाई समय समय पे करते रहना चाहिए। उसके बाद इसके लिए ईख का रस, क्या, ईख का रस मूली के साथ गुड़ का सेवन करना चाहिए, यानी कि ऊख जगह कहते हैं ना, गन्ना के खेत, वही ईख का रस क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। और मूली के साथ क्या खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, मीठा, समझ रहे ना, खाना चाहिए। इससे भी रोगी को बहुत सुधार होता है। इसके साथ रक्त का आदान प्रदान से पूर्व उसकी जांच करना चाहिए, यानी कि अगर कहीं से उसको ब्लड की कमी है, चाहे किसी को ब्लड देना है, तो इससे पहले उस ब्लड के सही से जांच कर ले, उसके बाद ही ब्लड ले चाहे दे, यानी कि ब्लड का आदान प्रदान करें। इसके आगे जो इसमें और एक प्रिवेंशन में है कि इसके लिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगवानी चाहिए, यानी कि अगर इस बीमारी से आपको बचना है तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए। और ये भी जो है ना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, और ये भी जानते हैं यौन लैंगिक जन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। आपको अगर नहीं मालूम है तो आप एनसीईआरटी का बुक लीजिए, उसको एक बार पढ़ के देखिए 12th क्लास का, फिर आपको पूरा जानकारी मिलेगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी भी इससे रिलेटेड, किससे, लैंगिक जनन संचारित रोग से रिलेटेड एक बीमारी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेबीज। रेबीज के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, रेबीज के बारे में सुने होंगे, कुत्ता काटने से होता है, कभी काटा कुत्ता, नहीं काटा। अगर कुत्ता काटता है तो बीमारी होता है, यही बीमारी होता है रेबीज। चलिए देखते हैं। और एक बहुत ही खास बात है कि रेबीज जो बीमारी है इसका इलाज अभी तक नहीं है। अगर आपको कुत्ता काटा उसी टाइम इसका इलाज करवाइए, टाइम पे आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इलाज नहीं कराए हैं तो बाद में जब ये बीमारी आपके सामने आएगा तो फिर आप इसका सही से इलाज नहीं करवा पाएंगे, समय पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिएगा रेबीज। अब इस बीमारी के बारे में भी आप लोग बहुत पहले से परिचित होंगे, जानते भी होंगे। तो चलिए अभी इसके बारे में मैंने बताया भी बहुत सारा चीज। तो रेबीज भी जो है ना ये एक प्रकार का क्या है, संक्रामक रोग ही है। रेबीज क्या है, एक प्रकार का संक्रामक रोग ही है जो रैबिडो वायरस के कारण उत्पन्न होता है। किस वायरस के कारण, रैबिडो वायरस के कारण क्या होता है, रेबीज उत्पन्न होता है। ठीक है, यह वायरस कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, गिद्ध, इस सब जंतुओं में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेबीज, आप लोग तो पहले से भी जानते होंगे, सिर्फ कुत्ता को काटने से, मतलब कुत्ता अगर किसी मनुष्य को या किसी भी चीज जानवर को काट ले तो उसमें रेबीज ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि सीधा हम ये जानते हैं कि रेबीज नामक जो वायरस या बीमारी जो होता है वो, या फिर जो रैबिडो है, रैबिडो ये जो वायरस है ये सिर्फ कुत्ता में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रैबिडो नामक जो वायरस है जिससे रेबीज बीमारी होती है, ये आपको बिल्ली में भी पाया जाता है, गीदड़ में भी पाया जाता है और चमगादड़ में भी पाया जाता है। कुत्ता में तो पाया जाता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि रैबिडो नामक जो वायरस है जिससे रेबीज बीमारी होती है किन किन जंतुओं में, जानवरों में पाया जाता है, तो आप कहेंगे रैबिड जो वायरस है वो कुत्ता में, बिल्ली में, चमगादड़ में, गिद्ध
इन सभी में पाया जाता है। समझ गए? और रैबिडो वायरस के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो रैबीज बीमारी होता है रैबिडो वायरस के कारण। जब कोई रैबिडो वायरस से संक्रमित जंतु किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो यह वायरस शरीर में प्रवेश कर उसके मस्तिष्क में चला जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित क्या करता है। अब इसको आप थोड़ा सा डीपली समझिए। जैसे कि जो संक्रामक, ये जो रेबीज है क्या है? संक्रामक रोग है और ये रैबिडो वायरस के कारण होता है। और ये किस किस में पाया जाता है? कुत्ता में, बिल्ली में, चमगादड़ में, गीदड़ में। इतना चीज तो आप पहले समझिए। जब कोई संक्रमित जानवर, कौन सा संक्रमित? जो रैबिडो वायरस से संक्रमित हो या जंतु, वो किसी भी स्वस्थ मनुष्य क्या करता है? काटता है तो यह वायरस शरीर में प्रवेश कर उसके मस्तिष्क, समझ रहे हैं, मस्तिष्क में चला जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, जो उसका सेंट्रल जो होता है नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसको क्या करता है? प्रभावित कर देता है। और इस